दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है एक दोपहर। अगस्त का महीना बीत गया, बारिश नहीं हो रही है। मुंबई तब तो नहीं रही है, लेकिन अच्छी खासी गर्मी और उमस है। इस उमस भरी दोपहर में वह परेशान हो रही है, गालों पर बार बार रेंग आने वाले पसीने से। वैसे भी उसे गर्मी, उमस और दोपहर से विशेष चिढ़ रही है। वैसे चिढ़ की बात नहीं करें तो अच्छा होगा। कभी कभी वो सोचती है कि किन किन बातों से उसे चिढ़ नहीं होती। सुबह रिक्शे वालों की बदतमीजियों से चिढ़ होती है, शाम को स्टेशन पर संभाल संभाल कर कदम बढ़ा रहे लोगों को धकेलते हुए अगले लेवल तक पहुंच जाती है। वो हम उम्र महिलाएं भी तो उसे कम चिढ़ाने वाले काम नहीं करती, जिन्हें पता नहीं कैसे उसकी शक्ल में अपनी खोई हुई आंटियां नज़र आ जाती हैं। ऑफिस में बॉस की बॉसगिरी से पैदा होने वाली चिढ़, शाम को सब्जी वाले फल वाले से झिकझिक करते हुए होने वाली चिढ़, थकी पकी घर पहुंचने पर किचन में घुसने पर होने वाली चिढ़ तब कई गुना बढ़ जाती है जब सोफे पर पसरे पसरे रिमोट की जान निकालने वाला रमन एक गिलास पानी के लिए भी उसे ही ऊपर से उनकी माँ की शादी को 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब तो तुम लोग बच्चा पैदा कर लो वाली नसीहत। ये तो 2 वजह हैं जो वो एक सांस में गिना सकती है। फिलहाल वो माटुंगा स्टेशन पर बैठी है, सेवा में तत्पर भारतीय रेलवे के पंखे के नीचे। मोबाइल के स्क्रीन पर देखा 2 बज रहे हैं, इंटरव्यू कर चुकी है। यह सोचकर उसे राहत भरी सांस ली, क्योंकि सुबह सुबह ओवरहेड वायर टूटने से चलते ट्रेनों की आवाजाही जिस हद तक प्रभावित थी, उसे देखते उस समय घर पहुंचना संभव ही नहीं लग रहा था। लेकिन इसमें नई बात क्या है, हर दूसरे दिन तो ऐसा ही होता है, उसने खुद से कहा। वो दुविधा में है, ऑफिस जाऊं या घर। दोनों जगह उसे पसंद है, पर आज न जाने क्यों उसका इन दोनों में से कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसी दुविधा की स्थिति में पहले वो छापा काटा कर लिया करती थी, इन दिनों उसने एक नया नुस्खा आजमाना शुरू कर दिया है। वो मोबाइल की घड़ी की मदद लेने लगी है। घड़ी देखने से पहले वो तय करती है कि ऑड आया तो यह काम और इवन आया तो वह। इस बार भी घड़ी देखने से पहले उसने तय किया, मिनट्स ऑड होंगे तो घर और इवन होंगे तो ऑफिस। उसने घड़ी देखी, 2:11, यानी मुझे घर जाना चाहिए, उसके दिमाग ने कहा। पर न जाने क्यों वह अपनी जगह से उठी नहीं। 2 ट्रेन ऑफिस की ओर जाने वाली और 3 घर पहुंचने वाली चली गई, पर वह बस यूं ही बैठी रही। वह ओवरब्रिज से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ रहे कॉलेज के बच्चों को देख रही थी। 4-5 के ग्रुप में खड़े लड़के लड़कियां जितना समय दोस्ती की बातचीत को दे रहे थे, उतना ही समय अपने स्मार्टफोन को भी पूरी ईमानदारी से समर्पित कर रहे थे। पाउट निकालकर सेल्फी खींच रही कॉलेज की लड़कियों को देख उसके होठों पर एक मुस्कान खींच गई। ओह, आज। तभी उसकी नज़र फ़ोन के स्क्रीन पर पड़ी, 2:20 पर। अब ऑफिस जाकर क्या फ़ायदा, पता नहीं उसने खुद से कहा या पूछा। तभी व्हाट्सएप रिंगटोन बजी। तन्नू ने हाय कहा था। बड़े दिनों बाद उसका मैसेज आया, यानी कोई अर्जेंट काम होगा, उसने सोचा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ज़रूर कोई काम होगा मेरे मतलबी दोस्त को। जवाब में मिले गुस्से वाले इमोजी से वह समझ गई कि बस यूं ही चिट चैटिंग के मूड में है तन्नू। क्या कर रही हो, तन्नू ने पूछा। बस यूं ही स्टेशन पर बैठी हूँ। क्यों, इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या तेरे? लिखने के बाद तन्नू ने एक आँख बंद कर जीभ निकालता हुआ स्माइली इमोजी भेजा। माटुंगा में हूँ, घर जाने के लिए निकली हूँ, उसने जवाब दिया। इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी, ऑफिस आ जाओ मेरे। एक पल के लिए उसे यह भी ऑफ़र एक्साइटिंग लगा। देखती हूँ, उसने जवाब दिया और मोबाइल लॉक करने से पहले तनु का थम्स अप देखा। उसे घर जाने की ओर जाने वाली अगली ट्रेन दिखी, ठाणे स्लो, जो लगभग खाली थी। लेकिन वह दौड़ते हुए अंदर घुसी। अंदर पहुंचकर उसे खुद पर हंसी आ गई। यूं ही उसकी सहेलियां उसे पक्की मुंबईया नहीं कहती। विंडो सीट पर बैठकर वो बाहर ताकने लगी। अंदर बेचने वाली एसेसरीज़ की महिला की आवाज़ भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसे याद नहीं है कि इन 7 सालों में खाली लोकल में सफ़र करने का सौभाग्य पिछली बार कब मिला था। यहाँ तो छुट्टियों के दिन भी सुबह शाम ट्रेन के धक्के खाने जितनी भीड़ जमा हो जाती है। यादें उसे कॉलेज के दिनों में खींच ले गई। रमन और वो कॉलेज से छूटने के बाद विक्रोली स्टेशन से ठाणे स्लो में बैठ जाते और अपनी दुनिया में खो जाते। वे ठाणे पहुँचते और वहाँ से वापस विक्रोली लौट आते। यह सोचकर हल्की सी
झुरझुरी हो गई। कितने अच्छे दिन थे वो। पैसे नहीं होते थे इतने कि थिएटर में जाकर फिल्में दिखाएं या फिर रेस्टोरेंट में कपल्स के लिए बने अलग सेक्शन में बैठकर कुछ खाएं पिएं और गपियाएं। दिन के समय गार्डन भी बंद रहते थे, सो ट्रेन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, ट्रेन में किसी पहचान वाले की नज़रों में पड़ने का डर लगातार बना रहता था, पर प्यार की खातिर इतना खतरा मोल लेना तो बनता ही था। खाली ट्रेन क्या, थोड़ी भीड़ भरी ट्रेन में भी रमन के साथ होना अच्छा लगता था। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। रमन भी ऐसा ही कहता था तब। न जाने कैसे शादी के बाद वो इतना केयरिंग हो गए कि दिन में भी कहीं लोकल के साथ जाना हुआ तो कहते थे तुम लेडीज़ में चली जाओ, वहाँ बैठने को जगह मिल जाएगी। कितने बदल जाते हैं बॉयफ्रेंड शादी के बाद, उसके मन ने हिसाब लगाया। एक वो दिन थे जब कॉरिडोर में एक और खड़े रहने वाले की जगह मिल जाए तो वे लोग CST तक पहुंच जाते थे। अगला स्टेशन कुर्ला। अनाउंसमेंट सुनकर उसे याद आया कि तनु से मिलने जाना है। वो बैग संभालते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गई। कुर्ला उपनगर के सबसे तंग और अस्त व्यस्त स्टेशन में एक है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसे सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि दिन में यहाँ इत्मीनान से चलने भर की जगह तो होती ही है। वो बस की लाइन में लग गई। वहाँ भी अपेक्षाकृत कम लोग थे। बस में भी उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। हर शाम वो पत्रकारिता की क्लास में जाने के लिए बस पकड़ती थी। शाम को ट्रैफिक में रेंगने वाली बस दौड़ रही थी। इस समय वह ऑफिस में होती है। ये लंच के बाद का वह समय है जब हल्की हल्की नींद आने लगती है। ब्लैक टी या लेमन टी की चुस्की से सुस्ती भगानी पड़ती है। गर्म चाय पीते हुए वो उन लड़कियों को भी कोसती है जिनका काम तेज़ AC के बिना चलता ही नहीं था। पता नहीं स्किन पर क्या लगा कर आती हैं वो लड़कियाँ। फ़िलहाल बस की स्किन खिड़की के बाहर से आ रही धूप उसकी त्वचा को छू रही है। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। कहाँ पहुँची? यह मैसेज मिलने तक वो तनु के ऑफिस के मेन गेट तक पहुँच चुकी थी। तनु उसे लेने आई। तनु पिछली बार की तुलना में थोड़ी स्लिम हो गई थी, सुंदर दिख रही थी। उसने तनु को कॉम्प्लीमेंट देने से पहले चोर नज़रों से खुद को देखा और सांस के साथ अपने पेट को भी थोड़ा अंदर खींच लिया। तनु के साथ उसकी कलीग रुक्मणी भी थी जो उसे थोड़ी सी झल्ली लगी। तीनों बैठे 2-4 मिनट हाल खबर ले देने के बाद तनु अब तक और रुक्मणी अपने अपने कंप्यूटर में खो गई तो वह झुल्ला उठी, या यूँ कहें कि चिढ़ने से ठीक पहले की अवस्था में पहुंच गई। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही हो आती या घर ही चली जाती। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, कूल डाउन यार, बस 2 मिनट तक, एक ज़रूरी ईमेल भेजना है, उसके बाद फ्री हूँ तेरे लिए। वो उसके ऑफिस में यहाँ वहाँ देखती रही। 2 के 10 मिनट हो गए तब तन्नू ने पूछा, क्या लेगी? तेरा खून, वैसे भी मेरा दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। उसने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, देख हो गया। PC शट डाउन करते हुए तन्नू ने अपनी एंग्री बर्ड सहेली को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। बातों बातों में दोनों को पता चला कि लंच करना बाकी है उनका। पास में बैठी रुक्मणी ने दोनों की बातें सुनकर सुझाव दिया, तो चलो ना फिनिक्स मॉल चलते हैं, वहाँ खा भी लेंगे और थोड़ी विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी। तन्नू भी बोल पड़ी, हाँ चल ना, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, ऑफिस में खुलकर बातचीत भी तो नहीं कर पाएंगे। 3:45 बजे तक वे मॉल के फूड कोर्ट में थे, पर वहाँ भीड़ कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के बच्चों की क्लास यहीं कर लगती है। बिगड़ी हुई जनरेशन, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे ऐसे बोलते हुए रुक्मणी और तनु ने सुना। दोनों उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। उन्हें मुस्कुराते देख वो भी हंस दी। तनु ने कहा, छोड़ यार, कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये बिगड़ी हुई जनरेशन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग भी तो इतना ही एंजॉय करते थे कॉलेज के समय, पर यार हम लोग इतने बदतमीज़ नहीं थे, उसने तर्क किया। ऐसा हमें लगता है, हो सकता है कि अपनों से बड़ों को हमारी हरकतें बदतमीज़ी लगती हों। वैसे भी अब इनसे हमें क्या शिकायत करनी। जनरेशन गैप की समय सीमा कम हो गई है। इन्हें छोड़, अपनी बता क्या चल रहा है, रमन कैसे हैं, और हाँ बेबी का प्लान कर रहे हैं। ऐसे लगा तनु ने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया। वो कुछ बोलती इससे पहले झल्ली रुक्मणी ने कहा, तू माँ बन गई तो क्या पूरी दुनिया को ही माँ बनाकर चैन लेगी? तुम ना इनकी बातों में मत जाना, अपना टाइम लो यार, जब तुम लगे तैयार हो तभी बेबी प्लान करना, इससे पहले नहीं। पहली बार उसे रुक्मणी झल्ली नहीं लगी। वैसे रुक्मणी भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तनु से सुनती आई है कि भोंदू भले लगती हो पर काम के मामले में बड़ी चालू चीज़ है, बेहद प्रोफेशनल। अब चूँकि रुक्मणी
उसकी दोस्त तनु की कलीग थी और दोनों में काम को लेकर कंपटीशन रहता था, इसलिए स्वाभाविक है कि रुक्मणी उसे ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर उसे इग्नोर करती थी। हालांकि रुक्मणी की बातों से लगता था कि वह उससे बात करने को लेकर काफ़ी उत्सुक रहती थी। लेकिन जैसा कि तनु ने बताया था कि इन दिनों उसके और रुक्मणी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। बॉन्डिंग की कहानी उसने खाने के बाद कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच रुक्मणी से ही सुनी। उस सुनी हुई कहानी का सार यह था कि काम के मामले में बेहद प्रोफेशनल रुक्मणी को विज्ञापन जगत में लेखन की संभावना तलाश रहे एक लड़के की लच्छेदार बातों से प्यार हो गया था। पर वो लड़का तो रुक्मणी से भी तेज़ निकला। पहले उसने रुक्मणी की रूममेट और उसके बीच झगड़ा लगाकर दोनों को अलग किया और फिर रुक्मणी को नया घर किराए पर दिलाया। जल्दी ही वो खर्च शेयर करने की बात पर करके रुक्मणी के साथ रहने आ गया। उसका दावा था कि वो रुक्मणी से बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। प्यार में बावरी रुक्मणी ने अपने मम्मी पापा से बात की और कथित जाति भेद और लड़के की नौकरी का ठिकाना न होने के बावजूद उन्हें तैयार कर लिया। वही प्रेमी महोदय अपने परिवार को इस रिश्ते के स्वीकार न होने की बात कहकर दोनों परिवारों को आमने सामने मिलाने से कतराने रहे। फिर भी सगाई की डेट फिक्स हो गई, लेकिन सगाई के दिन हीरो गायब और फ़ोन स्विच ऑफ। वो तो रुक्मणी के मम्मी पापा इतने मैच्योर थे कि खुद संभले और अपनी बेटी को भी संभाल लिया। फिर भी दिल टूटने का दर्द प्रोफेशनल रूप से मजबूत रुक्मणी दिल में नहीं रख पाई। उसने तन्नू के सामने दिल खोलकर रख दिया और इस तरह वो दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। पर पता है तुझे ये कितनी बेवकूफ़ है। 2 महीने बाद जब इसका प्रेमी फिर कड़की में आया तो पैर पकड़कर लौट आया और ये मेहरबानी करके उसके सच्चे प्यार पर फिर से फना हो गई। थोड़ी तल्लक होते हुए तन्नू ने बताया। झेपती हुई रुक्मणी सुन रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि एक दिन सच्चे प्रेमी वॉशरूम में थे और उसकी किसी नई प्रेमिका का फ़ोन रुक्मणी ने उठा लिया। तब जाकर इसकी आंखों पर से प्यार की पट्टी खुली। हंसते हुए तन्नू ने आगे बताया, हाँ फिर इस घायल शेरनी ने उसकी जो धुलाई की कि वो भी याद रखेगा किसी को अगली बार चीट करने से पहले। इतना ही नहीं, रुक्मणी रानी का ज़मीर जागा और इसने उससे अपने वो पैसे भी मांगे जो प्रेमी महोदय ने अलग अलग बहाने मनाकर मांगे थे। पर कमीने के पास पैसे तो हो तो देता ना। मैंने उसका लैपटॉप और ये आईफोन रख लिया, रुक्मणी ने हाथ के आईफोन को दिखाते हुए कहा। रुक्मणी के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द दिखा, पर जल्द ही तीनों की हंसी अट्टहास में बदल गई और जब वे चुप हुई तो एक दूसरे के करीब थी। बहुत थोड़े से ही समय के लिए इस समय कहानी का मुख्य किरदार रुक्मणी थी। रुक्मणी ने कहा, पता है इस खराब रिश्ते से निकलना मेरे लिए एक नए जन्म लेने जैसा था। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, हम सिर्फ उसी रोज़ पैदा नहीं होते जब माँ हमें जन्म देती है। जीवन हमें बार बार यह असर देता है कि हम जन्म लें। रुक्मणी की बात सुनकर तनु चुप थी और वो भी खामोश थे। अपने फ़ोन का स्क्रीन देख रही थी। 7:31 यानी अब घर के लिए निकलना चाहिए। उसने रमन को टेक्स्ट किया, काम ज़्यादा है, ऑफिस से लेट निकल रही हूँ, मम्मी को बता देना, बाहर ही खाने चलते हैं। उसने टेक्स्ट करके सिर उठाया तो देखा रुक्मणी और तनु सेल्फी लेने के लिए तैयार थी। रुक्मणी ने आईफोन से सेल्फी ली। मॉल से निकलकर वे स्टेशन पहुंच गए। तनु और रुक्मणी को अलविदा कहकर वो थाने ट्रेन में बैठी। तभी उसे व्हाट्सएप पर रुक्मणी की भेजी हुई फ़ोटो मिली। पाउट निकालते हुए तीनों कार्टून लग रही थी, जिसे देख वो हंस पड़ी। उसने उसे अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर बनाया, स्टेटस भी अपडेट किया। एक सुहानी दोपहरी उसके दिमाग में चल रहा था। वाकई दोपहर कितनी मज़ेदार होती है, दोपहर की धूप कितनी सुहानी लगती है। ट्रेन्स आज भी खाली होती हैं, बसें बिना ट्रैफिक में फंसे भी चल सकती हैं। आजकल के कॉलेज के बच्चे कितने कूल होते हैं। तन्नू कितनी प्यारी है, झल्ली रुक्मणी, झल्ली नहीं, रुक्मणी कितनी अच्छी है। उसे पता नहीं क्यों रमन पर भी बड़ा प्यार आ रहा था। एक पल के लिए उनकी मम्मी की बच्चा पैदा करने वाली नसीहतें भी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी और इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी बात, चौथी सीट पर बैठी आंटी झूल झूल कर उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही थी। स्टेशन के बाहर रिक्शे की लाइन में उसने पूछा, भैया नौपाड़ा चलोगे? रिक्शे वाले ने बेरुखी से कहा, घोड़बंदर। ये सुनकर गुस्सा तो इतना आया कि ज़बरदस्ती रिक्शे के अंदर बैठ जाए, पर वह दोपहर की सीख इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहती थी। तभी पीछे वाले रिक्शे में बैठी एक हम उम्र सी महिला की आवाज़ आई, आंटी मेरे पास आ जाओ। उसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो बेटी। एक दूसरे से नज़रें मिलते ही वे दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ी। मीटर घुमाने के लिए पीछे मुड़ा। रिक्शा ड्राइवर क्लूलेस था। तो देखा दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।